हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, ये सिविल का सभी जेईई एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट का सेशन चला रहे थे। तो ये इसका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर से जरूर मैच करेगा। और ये इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट बताएंगे उससे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस आप डेली ये वीडियो देखिए, डेली देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए, ए फादर नोट्स दैट, क्वेश्चन देखिए, नोट्स दैट व्हेन हिज टीनेज सन यूजेस द टेलीफोन ही टेक्स नो लेस देन 5 minutes फॉर ए कॉल। ठीक है, एंड समटाइम्स एज लॉन्ग एज 1 hour और 15 minutes कॉल आर मोस्ट प्रिवेंट देन कॉल्स फॉर ऑफ एनी अदर ड्यूरेशन इफ सन्स कॉल्स वेयर एक्टिविटी इन पार्ट प्रोजेक्ट देन व्हाट इज द वेरिएंस। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सीपीएम एंड पार्ट से क्वेश्चन है। देखिए पार्ट अगर आप पढ़िएगा तो पार्ट इसका फुल फॉर्म तो आपको जानते ही होंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोग्राम एंड और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक क्या होता है। प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक होता है। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट में हम तीन टाइप के टाइम को डिस्कशन करते हैं। तीन टाइप का टाइम होता है। पार्ट जो होता है, एक अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट टाइम, जो अनसर्टेनिटी होता है वो तीन टाइप में डिवाइड होता है। पहला नंबर जो टाइम होता है वो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टी नोट से इसको डिनोट करते हैं। दूसरा जो टाइम होता है वो होता है पेसिमिस्टिक टाइम, जिसको कि टीपी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन बहुत आता है इससे। ठीक है, ये आसान है और इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको कि टीएम बोलते हैं। तीन टाइप का टाइम के बारे में जनरली आपको डिस्कशन करना है इसमें, टी नॉट, टीपी और टीएम। टी नोट जो है ये मिनिमम टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम जिसमें कि कोई भी एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो जाए अंडर आइडियल कंडीशन, अंडर द मोस्ट आइडियल कंडीशन कहिए इसमें। मतलब इसमें मिनिमम टाइम कितना, मिनिमम टाइम में कोई भी जो एक्टिविटीज है वो कंप्लीट हो जाए, वो अंडर मोस्ट आइडियल कंडीशन, वो टी नोट में आ जाएगा। टीपी में क्या आ जाएगा, पेसिमिस्टिक टाइम में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। मैक्सिमम टाइम मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो, खराब से खराब कंडीशन हो। जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो ठीक है, कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में तो मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है उस एक्टिविटीज को कंप्लीट होने में, वो मैक्सिमम टाइम हो जाएगा अंडर वर्स्ट कंडीशन। और मोस्ट लाइकली टाइम जो होता है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में कितना टाइम लगेगा, वो हो जाएगा आपका मोस्ट लाइकली टाइम। ये दोनों के बीच में होता है। टी नॉट से टीपी के बीच में, टी नॉट से टीपी के बीच में टीएम होता है, टीपी के बीच में टीएम होता है। ठीक है, अब देखिए, एक होता है मीन टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम, जिसको कि हम टीई से डिनोट करते हैं, टीई से डिनोट करते हैं। ठीक है, टीई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीई का फॉर्मूला हो जाएगा टी का टी नॉट प्लस 4 टीएम। इसको, इसके लिए हम अलग पेज ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अलग पेज ले लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रखा हुआ है, मैं ये बोल दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ से रखा हुआ है। जो टी होता है ये आपका क्या होता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो पार्ट होता है उसी में हम लोग यूज करते हैं इसको। पार्ट में एक्चुअली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज होता है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछता है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो एक्सपेक्टेड टाइम जो टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी नॉट प्लस 4 टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6 होता है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिससे कि हम अनसर्टेनिटी मेजर करते हैं कि कितना अनसर्टेन है। ठीक है, तो ये होता है टीपी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 6 होता है। अगर हम वेरिएशन का बात करें तो वेरिएंस का बात करें तो टीपी माइनस टी नॉट बाई 6 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जो सब हम बता रहे हैं आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेरिएंस पूछ रहा है। तो टीपी माइनस टी नॉट, तो यहाँ पे टीपी का वैल्यू दिया हुआ है। टीपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम टाइम 1 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, मिनिमम टाइम 5 मिनट दिया हुआ है। टी नॉट के जगह पे 5 लिख दीजिए, टीपी की जगह पे 1 आवर मतलब 60 मिनट। और यहाँ पे टीएम का वैल्यू भी दिया हुआ है 15 मिनट। लेकिन हमको तो निकालना है वेरिएंस का वैल्यू, तो टीपी माइनस टी नॉट, टीपी 60 60 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर।
ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 84.03 मिनट्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 84.03 मिनट। कितना आपको इससे जानकारी मिला होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर शेयर करिए। जो कोई भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रोसेस और फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच डिफरेंस बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस आर रिव्यूड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इज कॉल्ड। ठीक है, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब परफॉर्मेंस रिव्यूड होता है आफ्टर द प्रोजेक्ट, जब स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए 3 टर्म होता है, कंट्रोलिंग होता है, शेड्यूलिंग होता है और क्या होता है, स्मूथिंग होता है। कंट्रोलिंग, शेड्यूलिंग और स्मूथिंग होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग तो आपको पता चल गया कि जब कंट्रोलिंग का आप लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो होता है it कंसिस्ट ऑफ रिव्यू जो होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद, रिव्यूइंग द डिफरेंस बिटवीन, ये डायरेक्टली डिफिनीशन ही है, डायरेक्टली डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिव्यूड द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द शेड्यूल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस वंस द प्रोजेक्ट हैज बिगन, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लिख नहीं रहे हैं पूरा, ये रिव्यू करने के लिए होता है। शेड्यूलिंग क्या होता है, एलोकेशन, रिसोर्सेज का जो हम एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, तो वो किस में आ जाता है, शेड्यूलिंग में आता है, ठीक है। These resources in conceptual sense are the time and energy, जो कि हम लोग टाइम प्रोवाइड करते हैं, जो एनर्जी हम लोग देते हैं, जो लेबर प्रोवाइड करते हैं। बट इन प्रैक्टिकल सेंस आर टाइम और स्पेस और इक्विपमेंट एंड इफोर्ट अप्लाइड टू द मटेरियल, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूलिंग में आ जाता है, ठीक है। प्रोसेस का एलोकेशन जो होता है। स्मूथिंग क्या होता है, ये जो स्मूथिंग जो होता है ये एक फर्स्ट अप्रोच है, ये फर्स्ट अप्रोच है जो कि रिसोर्सेस के एलोकेशन से प्रॉब्लम में हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। इसका हम पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें जाके आप जुड़ सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच ऑफ, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व, फर्स्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द रिसोर्सेज, फर्स्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द रिसोर्सेज allocation problem, allocation problem, allocation problem in which the resources are considered to be unlimited, resources are considered to be unlimited, ठीक है। तो जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है वो स्मूथिंग प्रोसेस के द्वारा ही मेंटेन हो पाता है, ठीक है। द स्टार्ट टाइम्स ऑफ सम एक्टिविटीज आर सो शिफ्टेड विद इन देयर अवेलेबल फ्लोट्स दैट यूनिफॉर्म डिमांड इज क्रिएटेड फॉर द रिसोर्सेज। ये स्मूथिंग देखिए फर्स्ट अप्रोच है सॉल्विंग करने का, ये आपको याद रखना है। शेड्यूलिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हो जाएगा, ये रिव्यूइंग द डिफरेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन an ongoing effort to maintain the integrity of a process, to maintain the reliability of achieving an outcome, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए an ongoing effort, जो हमेशा चल रहा है कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। ये ऑन गोइंग एफर्ट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन गोइंग एफर्ट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ ए प्रोसेस, टू मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ अचीविंग एन आउटकम, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी, कंस्ट्रक्शन में अगर जो यूज होता है क्वालिटी कंट्रोल से, ऑन गोइंग एफर्ट है। क्वालिटी रिक्वायरमेंट जो होता है, कोई भी अगर एक्टिविटीज कंप्लीट हो रहा है उसमें, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्शन है। ये क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्शन है, सिस्टमैटिक एक्शन है जो कि प्रोवाइड किया जाता है जब कोई भी सर्विस किसी को दे रहा है और उसमें हमको क्वालिटी भी चाहिए, तो एक प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्शन जो हम लोग लेते हैं। इंस्पेक्शन तो आपको पता होगा कि कोई भी चेक करने के लिए, कोई भी अगर एक्टिविटीज किए अगर उसको आगे क्लाइंट चेक करता है तो उसको वो इंस्पेक्शन होता है। इट इन्वॉल्व्स चेकिंग समथिंग, जैसे कि आप अगर बेड कोई मतलब इम्बार्कमेंट बनाए तो उसमें आप एफडीडी टेस्ट कर रहे हैं, मतलब इंस्पेक्शन कर रहे हैं जाके डे टू डे, तो ये इंस्पेक्शन हो गया। मेंटेनेंस मतलब कोई अगर आप प्रॉपर्टीज बना दिए और इक्विपमेंट कंस्ट्रक्ट कर दिए तो वो गुड कंडीशन में है कि नहीं है, उसका हमेशा सर्टेन
प्रॉब्लम जो भी होगा उसमें उसको देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, क्वालिटी कंट्रोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है, द इफेक्टिव लेंथ of battened strut of actual length L effectively held in a position and both the ends not restrained in a direction is taken as। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा बैटन्ड है, हम लेसिंग सिस्टम यूज करते हैं और बैटन सिस्टम यूज करते हैं, लेसिंग यूज करते हैं और बैटन यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम को कनेक्ट करने के लिए, कॉलम को कनेक्ट करने के लिए ये आपका हो गया बैटन सिस्टम, ये आपका हो गया बैटन सिस्टम। और लेसिंग सिस्टम कैसे होता है? ऐसे होता है आपका लेसिंग सिस्टम। ठीक है, ये पैटर्न सिस्टम, इसमें इसमें जो लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है, ये कितना बढ़ जाता है? तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होता है ये 10% बढ़ जाता है। ठीक है, बैटन स्टड, ये जो बैटन स्टड है एक तरह का कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसको कंप्रेसिव मेंबर भी बोलते हैं, कंप्रेसिव मेंबर बोलते हैं। इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो 10% क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जो होता है बैटन स्टड ऑफ एक्चुअल लेंथ, यहाँ पे 10% इंक्रीज हो जाता है। और बाकी ये सब चीज़ तो आपको जानती होंगे कि ये अगर यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो सब क्या होता है, ये सब अलग कंसेप्ट है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप ये याद रखिएगा इसके यहाँ पे कि 10% जो है पैटर्न कॉलम में जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रस गर्डर ऑफ ए ब्रिज, ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ दे रहे हैं हम। A diagonal consists of mild steel flat 400 ISF, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट के बारे में दिया हुआ है, 400 ISF के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, थिकनेस 12 mm कैरी, ये हम क्वेश्चन बता दिए ऑलरेडी, डायमीटर ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये पहला प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे। विच ऑफ, देखिए क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द पेंट इज यूज्ड फॉर पेंटिंग आयरन वर्क अंडर वाटर, पानी में आयरन वर्क हो रहा है उसको हम लोग कौन से पेंट से करेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बिटुमिनस पेंट। ठीक है, बिटुमिनस पेंट वाइडली यूज्ड फॉर पेंटिंग आयरन वर्क इन अंडर वाटर, तो ये तो आंसर ही हो जाएगा इसका बिटुमिनस पेंट के लिए, जो कि आयरन वर्क अंडर वाटर जो होता है। इनामल पेंट जो होता है, ये वाला जो पेंट होता है ये किसके लिए होता है? बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स के लिए होता है, बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स के लिए हम लोग इनामल पेंट यूज करते हैं, इनामल पेंट। इंटीरियर वॉल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनेमल पेंट यूज करते हैं। ऑयल पेंट हम किसके लिए करते हैं? ऑयल पेंट, ये दिस टाइप ऑफ पेंट कैन बी अप्लाइड फॉर वॉल्स, वॉल्स पे हम लोग करते हैं, डोर पे करते हैं, डोर पे, वॉल्स पे, विंडो पे। और जो मेटल स्ट्रक्चर होता है, मेटल जो स्ट्रक्चर होता है उस पे हम लोग करते हैं ऑयल पेंट। एल्युमिनियम पेंट कहाँ पे होता है? एल्युमिनियम पेंट का वाइडली यूज होता है आपका ऑयल टैंक जो हो गया, ऑयल टैंक में हम लोग एल्युमिनियम पेंट यूज करते हैं। वाटर पाइप्स में हम लोग करते हैं एल्युमिनियम पेंट, वाटर पाइप्स में करते हैं, रेडिएटर में करते हैं, रेडिएटर्स में करते हैं, तो ये सब में हम एल्युमिनियम पेंट यूज करते हैं। ऑयल टैंक, वाटर पाइप्स और रेडिएटर्स में हम एल्युमिनियम पेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन का आंसर इसका बिटुमिनस पेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द विंड प्रेशर इज 1000 न्यूटन पर एम स्क्वायर, विंड प्रेशर दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका डायरेक्शनलिटी फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शनलिटी फैक्टर दिया हुआ है आपका 0.9 दिया हुआ, एवरेज एरिया एवरेज फैक्टर 0.8, कॉम्बिनेशन फैक्टर 1 दिया हुआ है, और डिजाइंड विंड प्रेशर बोल रहा है, डिजाइन विंड प्रेशर आपको निकालना है। ठीक है, तो डिजाइन विंड प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? डिजाइन विंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जो कोड है ना, कोड आपका 6 जोन में कंट्रीज को डिवाइड किया हुआ है फॉर विंड वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए। तो विंड वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए पूरे देश को 6 जोन में प्रोवाइड डिवाइड किया गया है विंड वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, विंड वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए। तो डिजाइन विंड जो वेलोसिटी होता है, डिजाइन विंड जो वेलोसिटी होता है, किसी हाइट पे अगर जो हम निकालते हैं डिजाइन विंड वेलोसिटी, तो वो किस पे डिपेंड करता है? VZ अगर लेते हैं तो वो डिपेंड करता है K1, K2, K3 इंटू VB होता है, डिजाइन बेसिक डिजाइन स्पीड VB हो जाएगा। K1 जो हो जाएगा यहाँ पे, K1 जो हो जाएगा, K1 हो जाएगा आपका
प्रोबेबिलिटी और रिस्क फैक्टर होता है, प्रोबेबिलिटी और रिस्क फैक्टर होता है, प्रोबेबिलिटी और रिस्क फैक्टर हो जाता है K1 का वैल्यू। K1 का अगर हम बात करें, वहीं पे अगर हम K2 का बात करें तो K2 क्या होता है, टेरेन फैक्टर होता है, टेरेन और हाइट फैक्टर हो जाता है, या फिर स्ट्रक्चर साइज फैक्टर हो जाता है, स्ट्रक्चर साइज फैक्टर। थोड़ा सा शॉर्ट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप। K3 जो होता है वो होता है टोपोग्राफी फैक्टर होता है, टोपोग्राफी फैक्टर होता है, टोपोग्राफी फैक्टर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा चीज आपको पता चल गया। अब यहाँ पे जो पीजेड हो जाता है, पीजेड जो होता है, जो कि डिजाइंड विंड प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर एट ए हाइट एज, ठीक है, ये डिजाइंड विंड वेलोसिटी होता है, ये डिजाइन विंड वेलोसिटी होता है। और डिजाइन विंड प्रेशर का अगर हम बात करें तो 0.6 इंटू वीजेड का स्क्वायर होता है, 0.6 इंटू वीजेड का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, डिजाइंड विंड प्रेशर होता है। ये तो वेलोसिटी हो गया, लेकिन आपको प्रेशर निकालना है तो 0.6 वी इंटू जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया क्या हुआ है, विंड प्रेशर दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। डिजाइन विंड प्रेशर पीजेड का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, डिजाइन विंड प्रेशर अगर हम पीजेड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, पीजेड का जो वैल्यू निकालेंगे तो पीजेड इक्वल्स टू लिखेंगे हम 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.8 इंटू 1 इंटू 1000, पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर पीजेड का जो वैल्यू आ जाएगा 720 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगा, 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजाइन विंड प्रेशर का, ये वेलोसिटी का था, ठीक है। ये प्रेशर का भी वही होता है आपका, फैक्टर से सब मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं 0.6 इंटू वीजेड का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डिजाइन विंड स्पीड तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो शुड बी प्रोवाइडेड इन ए रूम विच हैज ग्रेटर सीलिंग हाइट देन द सराउंडिंग्स रूम्स, ठीक है। अगर जहाँ पे सीलिंग हाइट, जो छत का हाइट जो है वो ज्यादा है, ठीक है, उस केसेस में हम लोग कौन सा विंडो प्रोवाइड करते हैं, तो सेलेस्ट्री, ये वाला जो विंडो है क्लेस्ट्रॉय जो विंडो है, ये विंडो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर रूम्स इन जो बिल्डिंग्स में जो रूम होता है, अगर वो सीलिंग्स हाइट जो होता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग रूम्स का, तो हम लोग इस टाइप का विंडो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाम थोड़ा सा लेने में ये हो जा रहा है, क्लेस्टोरी जो विंडो होता है, ये वाला हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर मेकिंग अ स्पाइरल स्टेयरकेसेस, फॉर मेकिंग अ स्पाइरल स्टेयरकेसेस में हम लोग कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं स्पाइरल स्टेयरकेसेस में, ठीक है। स्पाइरल जो स्टेयरकेस होता है वो हम लोग जहाँ पे स्पेस आपको सेव करना है, जहाँ पे चाहे आपको एस्थेटिकली मतलब अच्छा दिखना चाहिए, उस तरह के बिल्डिंग्स वगैरह में हम लोग स्पाइरल स्टेयरकेसेस प्रोवाइड करते हैं। ये ड्यूरेबल भी होता है और हार्ड, रिलायबल एंड इकोनॉमिक मटेरियल का बना होता है। इसके लिए जो ज़्यादा सुटेबल है वो है आपका कास्ट आयरन जो होता है। स्पाइरल स्टेयरकेसेस के लिए कास्ट आयरन ज़्यादा सही रहता है। इसमें कास्ट आयरन में अगर हम कार्बन कंटेंट का बात करें तो 2 से जो 4% होता है वो आपका कार्बन कंटेंट होता है, जो कि एक जो रिक्वायर्ड हार्डनेस होता है और रिक्वायर्ड जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड कर देता है। एट द सेम टाइम ये क्या होता है, स्टील से इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल देन स्टील से क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। सेम टाइम में कास्ट आयरन जो होता है स्टील से इकोनॉमिकल होता है। पिग आयरन का बात करें तो इसमें तो और ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, इसमें तो 3.8 से लेकर 4.7% तक होता है, जो कि एक टाइप का ब्रिटल मटेरियल भी है और डायरेक्टली यूजफुल नहीं होता है ये मटेरियल यूज करना, आयरन यूज करना डायरेक्टली सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे तो कास्ट आयरन आंसर होगा। रॉड आयरन में कार्बन कंटेंट जो होता है आपका लेस देन 0.08% भी होता है, ठीक है। स्टील तो आपको पता ही होगा कि थोड़ा कॉस्टलियर होता है और सबसे कॉस्टलियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कास्ट आयरन हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एस्टिमेट based on the detailed quantity survey and furnishes the most accurate and reliable estimate possible is known as, ठीक है। तो मोस्ट रिलायबल एंड पॉसिबल रिलायबल एस्टिमेट और मोस्ट एक्यूरेट जो हो जाएगा वो आपका डिफिनेटिव एस्टिमेट होता है, डिफिनेटिव एस्टिमेट होता है,
ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, ठीक है। एंड रिलायबल एस्टिमेट बोल सकते हैं, रिलायबल, रिलायबल एस्टिमेट, इसके बारे में हम लिख देते हैं थोड़ा सा। रिलायबल एस्टिमेट, एस्टिमेट पॉसिबल, पॉसिबल फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क, फॉर द amount of work, for the amount of work and resources, and resources needed to complete the project, to complete the project। इसका जो एक्यूरेसी अगर हम बात करें, अगर हम इसका एक्यूरेसी का बात करें, अगर हम इसका एक्यूरेसी का बात करें तो +-20% तक होता है इसका एक्यूरेसी, ठीक है। तो इस टाइप का एस्टिमेट जो होता है वो, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टैक्टिकली मैनेज करना है प्रोजेक्ट को, या फिर आपका मेजर जो फेज या फिर रिपोर्ट परफॉर्मेंस तैयार करना है, इस तरह के में हम लोग डिफिनेटिव एस्टिमेट यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट, ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है एस्टिमेटिंग का, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जो कि अनसर्टेन होता है एंड विथ ईच प्रोजेक्ट में कंपोनेंट इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके बारे में तो पता चल ही गया। अब कॉन्सेप्चुअल जो एस्टिमेट होता है, ये इस टाइप का जो एस्टिमेट होता है, ये आपका टॉप टू डाउन एस्टिमेट है, जो कि आपके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिजिबिलिटी, एनालॉगस और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, एस्टिमेट भी बोला जाता है। ये फर्स्ट सीरियस एफर्ट होता है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के कॉस्ट को प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल जो एस्टिमेट होता है। तो इतना सारा जानकारी, ये एक्चुअली इसको बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ही बोलते हैं, जो कि बजट, प्रोजेक्ट का बजट तैयार करने के लिए कंसेप्चुअल एस्टिमेट यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफिनिटिव एस्टिमेट, एस्टिमेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन, ये एसएससी जेईई वगैरह में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट 60,000 दिया हुआ है, बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। अब आपका 10 ईयर्स समय दिया हुआ है, तो लाइफ ऑफ द एसेट 50 ईयर्स जो है लाइफ ऑफ एसेट्स है, और बुक वैल्यू जो निकालना है 10 साल पे निकालना है, और साल्वेज वैल्यू जो दिया हुआ है 3,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एनुअल डिप्रेसिएशन निकालना है। बुक वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, एनुअल डिप्रेसिएशन हो जाता है, ठीक है, एनुअल डिप्रेसिएशन होता है। एक्चुअली हम स्ट्रेट लाइन मेथड से भी बना देते हैं। देखिए कोई भी अगर वैल्यू, आप कोई भी अगर परचेज करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं, सपोज दैट आप 60,000 का कोई प्रॉपर्टी आप परचेज किए, तो हर साल जो होता है, एक ईयर में उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज करते जाता है। तो वही पूछ रहा है कि 10 साल के बाद कितना हो जाएगा इसका बुक वैल्यू, मतलब उतना 10 साल के बाद जब इसका वैल्यू 10 साल के बाद जो धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो वो कितना रेट से कम होगा, फाइंड द बुक वैल्यू वही पूछ रहा है। तो एनुअल जो डिप्रेशिएशन होता है आपका, अगर हम बात करें एनुअल डिप्रेशिएशन का, एनुअल डिप्रेशिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 60,000, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स भी है, 60,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई 500, सॉरी 50 साल ना, 50 साल, ये आपका एनुअली निकल गया कि इतना आपका डिप्रेशिएशन हो रहा है, इसका वैल्यू निकालिएगा तो 1140 आएगा, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू निकालिएगा तो 1140 आएगा। अगर 10 साल में अगर आपसे कोई डिप्रिसिएशन पूछे 10 ईयर्स में, तो 10 ईयर्स में कितना बताइएगा आप, 1140 इंटू 10, मतलब 11,400 हो जाएगा 10 साल में। आपसे क्या पूछ रहा है, बुक वैल्यू पूछ रहा है, बुक वैल्यू मतलब एक तरह से बुक कर दिए 10 साल के बाद, कितना बुक करिएगा, जब हर साल डिक्रीज हो रहा है उसको घटा के बुक करिएगा। तो 60,000 माइनस 11,400 अगर माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे आएगा 48,600, तो इसका आंसर हो जाएगा 48,600, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना था, सबसे पहले तो हम निकाल दिए कि हर साल कितना हो रहा है, घट रहा है, तो 1140 घट रहा है, 10 साल के बाद कितना घटेगा, इतना घटेगा, तो बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, 60,000 माइनस 1140। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे 48,600, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ ए बीम सेक्शन टू यील्ड मूवमेंट कैपेसिटी। देखिए शियर फैक्टर जो होता है वो होता है आपका, शियर फैक्टर नहीं, सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर जो होता है, सेफ फैक्टर जो होता है वो होता है आपका प्लास्टिक यील्ड मूवमेंट कैपेसिटी डिवाइडेड, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय यील्ड मूवमेंट कैपेसिटी, ठीक है। इसका रेशियो होता है,
ये इसका अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो MP इक्वल्स टू आप FY इंटू ZP भी लिख सकते हैं, या फिर नीचे में FY इंटू Z भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे FY कैंसिल हो जाएगा, तो ZP बाई Z भी आता है। मतलब शेप फैक्टर का जो वैल्यू है वो आपका पोलर मॉडुलस डिवाइडेड बाई सेक्शन मॉडुलस, ये दोनों का रेशियो हो जाता है। ठीक है, शेप फैक्टर जो होता है ये दोनों का रेशियो हो जाता है। ZP जो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल एरिया एक्सिस से हम लोग डिनोट कैलकुलेट करते हैं, और ये जो Z जो कैलकुलेट करते हैं वो सेंट्रोइडल एक्सिस से कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता ही होगा, एस्पेक्ट रेशियो आपको पता है LY/LX होता है। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर के बारे में कोलैप्स लोड डिवाइडेड बाई वर्किंग लोड हो जाता है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेप फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ILD। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में कौन सा कंसेप्ट सही है इन ILD। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं, ILD कैन बी ड्रॉन फॉर, इनकरेक्ट बोल रहा है, करेक्ट नहीं बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है। एंड पिक अप द ILD कैन बी ड्रॉन फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट एज वेल एज इनडिटर्मिनेट, ये बिल्कुल सही आंसर है। जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इसका आंसर ये मत मार दिया क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ILD फॉर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज पीस वाइज लीनियर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब ILD आप डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए बोलते हैं तो लीनियर होता है। ठीक है, ILD फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कैन आइदर बी लीनियर और लीनियर, ये भी सही है। देयर कैन बी अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ILD ड्रॉन फॉर ए पर्टिकुलर बीम। देखिए किसी का भी इनफाइनाइट नंबर जो होता है ये हो सकता है, सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें ILD फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होगा वो लीनियर और नॉन लीनियर, ये ऐसा नहीं हो सकता है। जो आपका ILD जो होता है स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट के लिए, और अगर दोनों के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये नॉन लीनियर ही होता है। इनडिटर्मिनेट अगर स्ट्रक्चर होगा, इनडिटर्मिनेट अगर स्ट्रक्चर होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये इनकरेक्ट होगा, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों नहीं होगा। देखिए जो इन्फ्लुएंस लाइन होता है ना, वो रिएक्शन आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, उस स्पैन में रिएक्शन का क्या वेरिएशन है, शियर का क्या वेरिएशन है, मूवमेंट का क्या वेरिएशन है। ठीक है, हर चीज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ILD जो होता है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों के लिए निकल सकता है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए देखिए हमेशा याद रखिए कि डिटर्मिनेट के लिए लीनियर होता है और इनडिटर्मिनेट के लिए नॉन लीनियर होता है। आइदर लीनियर और नॉन लीनियर नहीं होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देयर कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ILD कैन बी ड्रॉन फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंबर। ठीक है, ये भी है, मतलब आप हर तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ILD ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बीम के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका आंसर आप लोगों के सामने में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a horizontal thrust of an of on the ends of two hinged semicircular arch of radius r varying। देखिए तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च के लिए, टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च के लिए अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा। देखिए लोडिंग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट रन ओवर इट्स राइट हाफ स्पैन। ठीक है, राइट हाफ बोल रहा है, राइट हाफ स्पैन पे बोल रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट हाफ स्पैन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट रन ओवर इट्स एंटायर स्पेन पे इतना हो गया, हाफ स्पेन पे इतना होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वैरिंग फ्रॉम 0 एट द लेफ्ट इन टू W पर यूनिट लेंथ एट द राइट इन 2/3 W R by पाई। ठीक है, तो ये सभी जो आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर है। जैसे पहले सब देखिए, इस केसेस में अगर टू हिंज्ड आर्च है, टू हिंज्ड आर्च है, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस केसेस में, अगर यहाँ पे यूनिट लोड W लग रहा है तो यहाँ पे
जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू W/पाई होगा, ठीक है। उसी तरह अगर पूरा यूडीएल होगा तो इस केसेस में H इक्वल्स टू होता है 4/3 इंटू WR/पाई, तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है। इसके बाद होता है आपका टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च वेरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए 2/3 यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इसका इस तरह से होगा, तो यहाँ पे कितना होता है 2/3 इंटू WR/पाई होता है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और तो ये सभी के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप लिखते चलिए, अब हम कुछ लिखाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप लिखते चलिए, देखिए टू हिंज्ड आर्च है, टू हिंज्ड आर्च सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड W एट द क्राउन, ठीक है। ये टू हिंज्ड आर्च है, ठीक है। यहाँ पे W लग रहा है, ये पूरा लेंथ जो है वो L है, ये यहाँ पे H है। तो इस केसेस में अगर आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालते हैं, इस केसेस में अगर आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W/पाई आएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है। सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल, सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल, अगर इस पे पूरा पे यूडीएल लग रहा है, पूरे पे यूडीएल लग रहा है, तो यहाँ पे H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू WR/पाई, ये हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू। अगर सेमी सर्कुलर टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च है, अगर टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च है, अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च है, और यहाँ पे जो लोड है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो इस केसेस में जो H इक्वल्स टू हो जाएगा, इस केसेस में जो H इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 इंटू WR/पाई, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और पाराबोलिक आर्च है, पाराबोलिक आर्च है, ये सब क्या था, सेमी सर्कुलर टू हिंज आर्च। अगर हम बात कर लेते हैं पाराबोलिक आर्च का, पाराबोलिक आर्च रह जाएगा, पाराबोलिक आर्च रहेगा, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अगर यूनिट लोड लग रहा है, यूनिट लोड लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो टू हिंज आर्च है लेकिन पाराबोलिक है, तो यहाँ पे H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 128 WL/H हो जाएगा, ठीक है। पाराबोलिक है। अगर यहीं पे यूडीएल होगा, यहाँ पे पूरा पे यूडीएल होगा, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, यूडीएल के केसेस में, यूडीएल के केसेस में क्या होगा, H इक्वल्स टू WL² डिवाइडेड बाई 8H होगा, ठीक है। उसी तरह अगर टू हिंज पाराबोलिक आर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ स्पेन पे होगा, अगर सिर्फ हाफ स्पेन पे ही हो रहा है, तो यहाँ पे H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा WL² डिवाइडेड बाई 16H, ये भी याद रखना है। टू हिंज पाराबोलिक आर्च और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा, मतलब इस तरह का लोड होगा, इस तरह का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा, तो यहाँ पे H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा WL² डिवाइडेड बाई 16H, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उतना जो है याद रखना है, उसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बैक करके आप वीडियोस देख लीजिएगा, तो इसका आंसर ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fixed beam AB, a fixed beam AB is subjected to a triangular load varying from 0 at the end A to W per unit length at the end. Find the ratio of fixed in moment at A to B, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, फिक्स्ड बीम है, ये आपका फिक्स्ड बीम अगर दोनों तरफ फिक्स होता है, लोड क्या बोल रहा है, ट्रिंगुलर लोड है, इस तरह का लोड है, ट्रिंगुलर लोड है, इस तरह का लोड है, यहाँ पे जो लग रहा है वो W लग रहा है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट होगा। यहाँ पे अगर मूवमेंट का बात करें हम, यहाँ पे अगर हम मूवमेंट का बात करें तो WL² डिवाइडेड बाई 30 होगा, यहाँ पे अगर हम मूवमेंट का बात करें तो WL² बाई 20 होगा, ठीक है। WL² बाई 30 और WL² बाई 20 होगा, मतलब एम ए पे होगा माइनस WL² बाई 30 और फिक्स इन मूवमेंट एट बी पे हो जाएगा आपका WL² बाई 20। तो इसका अगर आप रेशियो निकालते हैं, देखिए MA/MB अगर आप निकालते हैं, MA/MB निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, MA/MB निकालिएगा तो MA का वैल्यू कितना आ जाएगा WL² माइनस WL² डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई WL² डिवाइडेड बाई 20,
तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 2/3। देखिए ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे 0 स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कम मूवमेंट होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इससे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा आके हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है। WL/30 है, ये WL²/20 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिक्स्ड इन मूवमेंट कैसे निकालते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का बात करें, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन का बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, अगर फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालना है, फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालना है, यहाँ पे W लग रहा है, यहाँ पे W लग रहा है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो MAB क्या होगा, MAB माइनस WL/8 होगा, और MBA क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा प्लस WL/8 होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे ये A है, ये B है, यहाँ पे W लग रहा है, ये A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है, तो MAB क्या होगा यहाँ पे माइनस WAB² डिवाइडेड बाई L² होगा। MBA क्या हो जाएगा, MBA क्या होगा प्लस WAB² बाई L² होगा, WA² B डिवाइडेड बाई L² होगा, WA² B डिवाइडेड बाई L² होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं यूडीएल रहता है, अगर यूडीएल रहता है पूरे पे, तो यहाँ पे अगर MAB लिखना है तो माइनस WL²/12 होता है, और MBA जो होता है, MBA जो होता है वो क्या होता है प्लस WL²/12 होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, इतना ही दूर में रहता है, सिर्फ अगर इतना ही दूर में रहता है, इसका ये डिस्टेंस है, ये L-A है, ये पूरा जो है L है। ठीक है, तो इस केसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा माइनस WA² डिवाइडेड बाई 12L² और 6L² माइनस 8LA प्लस 3A² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी पॉइंट पे हो जाएगा आपका प्लस WA³ डिवाइडेड बाई 12L² 4L माइनस 3A, ये हो जाएगा आपका, इस केसेस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप स्टैंडर्ड है, इसको आप याद रखिएगा, ये तीनों तो एटलीस्ट याद रखिएगा। ये अगर नहीं भी याद रख पाए तो कम से कम ये तीनों आप याद रखिएगा। और भी हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, और भी हम बता रहे हैं। ठीक है, और क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप का अगर लोडिंग रहता है, इस टाइप का लोडिंग रहता है, जो कि अभी हम बताएं आप लोगों को, जो कि अभी हम बताएं यहाँ पे, इस केसेस में ए पॉइंट पे हो जाएगा आपका माइनस WL²/30 हो जाएगा, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा प्लस WL²/20 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम ट्रिंगुलर लोड इस तरह का अगर हम लोडिंग लगाते हैं, इस तरह का अगर हम लोडिंग लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए पॉइंट पे माइनस 5/96 WL², यहाँ पे क्या होगा प्लस 5/96 WL² हो जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, मोमेंट M लग रहा है, तो यहाँ पे प्लस M/4 होगा, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे भी प्लस M/4 ही होगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं इस ए पॉइंट पे अगर लग रहा है, यहाँ पे ए है, ये बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ए पॉइंट पे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्लस MB इंटू 3A माइनस L डिवाइडेड बाई L², और यहाँ पे क्या होगा MA 3B माइनस L डिवाइडेड बाई L²। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन लिमिट स्टेट डिजाइन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आर अप्लाई। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो लिमिट स्टेट मेथड होता है, LCM जो होता है, LSM जो होता है, उसमें दोनों पे लगाते हैं, बोथ लोड एंड मटेरियल स्ट्रेसेस पे लगाते हैं। ठीक है, लोड में हम मल्टीप्लाई करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, और स्ट्रेस में क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेसेस मेथड में हम सिर्फ मटेरियल के स्ट्रेसेस पे लगाते हैं। सिर्फ कहाँ लगाते हैं, मटेरियल के स्ट्रेसेस पे लगाते हैं, लोड पे हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपको पता भी होगा कि स्टील के लिए कितना होता है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 होता है, और कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5 होता है। इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्टील के लिए 1.78 होता है, और कंक्रीट में 3 और 4 होता है। डायरेक्ट टेंशन के लिए, डायरेक्ट के लिए होता है आपका, डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए 3 होता है, और बेंडिंग के लिए 4 होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फॉर M25 कॉन्क्रीट। M25 कॉन्क्रीट है, क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू लॉन्ग टर्म जो होता है EC होता है, EC बाई 1 प्लस थीटा होता है। और यहाँ पे EC कैसे निकालेगा, 5000 इंटू रूट FCK हो जाएगा, मतलब 5000 रूट FCK मतलब रूट अंडर 25 मतलब 25,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.5 है, तो क्या आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाई 2.5। यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो 10,000 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, EC इक्वल्स टू 1 EC प्लस 1 बाई थीटा और EC इक्वल्स टू 5000 रूट FCK हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एजम्पशन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन। रिइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन में वैलिड एजम्पशन कौन सा नहीं है, तो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये तो बिल्कुल सही है। बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज अ परफेक्ट, ये भी सही है। कंक्रीट जो होता है वो इलास्टिक होता है, ये भी सही है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये गलत है, इग्नोर्ड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी इग्नोर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें आप वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो M इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CBC, ये भी क्या होता है, एक अजम्पशन में ही आ जाता है, ये भी आप याद रखिएगा मॉडुलर रेशियो। आते हैं नेक्स्ट, हाउ कैन शियर स्ट्रेंथ कैन बी इंश्योर्ड इन ए बीम। ठीक है, तो देखिए शियर स्ट्रेंथ हमेशा हम लोग देते हैं, शियर स्ट्रेंथ हम लोग जब हम लोग स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे। और स्टीरअप कैसा होता है, रिंग के फॉर्म में होता है। जब आपने देखा होगा छत में बीम वगैरह बनता है तो वहां पर रिंग हम लोग देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरअप्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टीरअप्स ये 2 लेग स्टीरअप हो गया, एक और 2 है तो 2 लेग स्टीरअप्स हो जाएगा यहाँ पे। तो बाय प्रोवाइडिंग स्टीरअप्स हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, शियर स्ट्रेंथ आए अपने बीम के अंदर में, उसी के लिए हम लोग शियर स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक चीज आप याद रखें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर में। ठीक है, और आप एक चीज याद रखिएगा, जो शियर स्ट्रेंथ होता है, जो शियर रिइंफोर्समेंट होता है, शियर स्ट्रेंथ के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये आपका वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में डिवाइड मतलब दे सकते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में दे सकते हैं। दूसरा नंबर इसको बेंट अप बार के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, बेंट अप बार्स में दे सकते हैं इसको, बेंट अप बार अलोंग विद स्टीरअप्स इस रूप में प्रोवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं विद स्टीरअप्स इस रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लाइंड स्टीरअप्स के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लाइंड स्टीरअप्स के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो शियर इन्फोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो VU होता है वो क्या होता है, टाउ सी इंटू BD हो जाता है, टाउ सी इंटू BD होता है। और इंक्लाइंड स्टीरअप्स के लिए हम बात करें, इंक्लाइंड स्टीरअप्स के लिए अगर हम बात करें इंक्लाइंड के लिए, तो VUS का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0.87 FY इंटू ASV इंटू D/SV होता है। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा आपका, ये जो होता है एक्चुअली ये वर्टिकल के लिए हो जाएगा, इंक्लाइंड के लिए आपका 0.87 FY इंटू ASV इंटू D/SV साइन अल्फा हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यूजिंग 2-legged vertical stirrups of 6 mm diameter mild steel Fe250, calculate the spacing of stirrups working stress method में to resist the shear force of 70 kN for a beam size of इतना और टेक 140 MPa shear stress। तो आपको पता होगा कि जो स्पेसिंग होता है वर्टिकल स्टीरअप्स में, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स अगर आप निकालिएगा, वर्टिकल स्टीरअप्स जब निकालिएगा तो उसका फार्मूला होता है SV इक्वल्स टू ASV इंटू सिग्मा SV इंटू D डिवाइडेड बाई V होता है। ठीक है, तो ASV यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-legged स्टीरअप्स यूज हुआ है, तो ASV का जो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेट करिएगा तो 56.54 mm स्क्वायर हो जाता है, 56.54 mm स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप 56.54 पुट कर सकते हैं, सिग्मा SV की जगह पे 140, और जो आपका D का वैल्यू दिया हुआ है इफेक्टिव डेप्थ 1000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई जो V का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 70 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो 7000 हो जाएगा।
ठीक है, अभी हम आपको फार्मूला बताएं, क्या बताया, वी यू एस इक्वल्स टू वी यू एस इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी वाई एस वी, ये वाला बताया था, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में था। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉरी लिमिट स्टेट मेथड में था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये फार्मूला जाता है। ये आप देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए फार्मूला का। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस की जगह पे सिग्मा एस भी डायरेक्टली 140 पुट कर दिए हैं, यहाँ पे 0.87 एफ वाई पुट किए, फार्मूला सेम ही है, कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, फार्मूला सेम ही है। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोल दिया तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसे छोड़ना नहीं है, आप लोगों को कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए, अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड नहीं पढ़े थे तो 0.87 नहीं होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इससे अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 113.08 mm आ जाता है, मतलब आप यहाँ पे ये वाला आंसर कर सकते हैं 117 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पिक अप द बेंट अप बार्स एट अ सपोर्ट रेजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। बेंट अप बार जो होता है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के को रेजिस्ट करने के लिए होता है। बेंट अप बार एट अ सपोर्ट रेजिस्ट द शेयरिंग फोर्स, ये भी सही है। बेंडिंग ऑफ बार्स नियर सपोर्ट इज जनरली 45 डिग्री, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप देखिए, ध्यान दीजिए, जितना भी कंस्ट्रक्शन में बीम यूज करते हैं हम, जितना भी कंस्ट्रक्शन में बीम वगैरह यूज होता है वो आपका फिक्स्ड बीम ही टाइप का होता है, फिक्स्ड बीम होता है। अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा ना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा तो सपोर्ट पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, इस तरह से इसका यहाँ पे इस तरह से होता है। इसका बेंडिंग यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। तो इस नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, इस नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट के लिए, अगर आप यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, इसमें लोड यहाँ पे अगर लग रहा है तभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो शियर फोर्स को भी रजिस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, तो और बेंट अप बार हम लोग 45 डिग्री पे करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, steel bars are generally connected together to get greater length than the standard length by providing। ठीक है, जो स्टील बार्स होता है हम लोग कनेक्ट करते हैं, अगर ग्रेटर लेंथ का, ज़्यादा लेंथ का करें, क्योंकि स्टील बार जो प्रोवाइड होता जो आता है वो 12 मीटर लेंथ का आता है। जो फुल लेंथ होता है वो 12 मीटर का होता है। अगर मान लीजिए आपको 15 मीटर का करना है तो उसमें आप कैसे करिएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ कनेक्ट करिएगा। तो स्प्लाइसिंग में भी प्रोवाइड किया जाता है आपका, स्ट्रेट स्प्लाइसिंग बार से भी कर सकते हैं, हुक्ड स्प्लाइस का भी कर सकते हैं, डबल स्प्लाइस भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्प्लाइसिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो अगर छोटा छोटा लेंथ का आपके पास बार है, मान लीजिए 12 मीटर का तो एक्चुअली फुल लेंथ आता है, सपोज आपके पास 8 मीटर का है, एक जगह आपका 10 मीटर का है, दोनों को जोड़ना है तो उस समय भी हम स्प्लाइसिंग करते हैं। या फिर 12 मीटर से ज़्यादा का करना है, एक्सियल शियर फोर्सेस को इफेक्टिवली ट्रांसफर करने के लिए भी हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं। तो इसका दोनों हम लोग किसी भी तरफ से कर सकते हैं, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है, इज रिइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, ग्रेड ऑफ स्टील दे दिया हुआ है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया हुआ है, मैक्सिमम एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये लिमिट स्टेट मेथड से, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर शॉर्ट कॉलम कितना होता है, 0.40 FC इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे 0.40 FC का वैल्यू, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा। एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, 300 इंटू 300 हो जाएगा। ग्रॉस एरिया जो होगा 300 इंटू 300 हो जाएगा। कंक्रीट का एरिया क्या हो जाएगा, 300 इंटू 300 माइनस ऑफ जो आपका स्टील का एरिया है उसको माइनस कर लेंगे, 5/4 इंटू 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20, तो यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका AC हो जाएगा। यहाँ पे AC का वैल्यू पुट कर लीजिए, प्लस 0.67 FY आपका 415 है, तो 415 इंटू ASC का वैल्यू, ASC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ASC का वैल्यू, सिर्फ ASC का जो वैल्यू हो जाएगा
हो जाएगा 4 × π/4 इंटू 20 × 20, तो ये AC का वैल्यू हो जाएगा। तो इससे आपका पूरा वैल्यू का अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर इसका 1059.0 आ जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा निकाल के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ऑफ सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन में हम लोग मिनिमम कितना नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं? तो सर्कुलर सेक्शन में 6 प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 हम लोग कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रेक्टेंगुलर में 4 करते हैं। रेक्टेंगल में कितना करते हैं? रेक्टेंगल में कितना करते हैं? 1 1 2 3 4 4 करते हैं। ऑक्टागोनल में कितना करते हैं? ऑक्टागोनल में कितना करते हैं? 8 करते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑक्टागोनल में कितना करेंगे? 8 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 करते हैं। ऑक्टागोनल में 8, रेक्टेंगुलर में 4, सर्कुलर में 6। ये आप, और जो मिनिमम डायमीटर होता है कॉलम में 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। जो रिइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं नॉट लेस देन 12 mm होना चाहिए। अगर हम स्टील का बात करें तो 0.8% जो होता है मिनिमम स्टील ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया, ऑफ ग्रॉस एरिया मिनिमम स्टील। मैक्सिमम हम लोग 4% प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल, और थ्योरेटिकल में 6% हम लोग को जो बोर्ड बुक में दिया हुआ है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में। According to IS 1893/1962, हाउ मेनी सेस्मिक जोन्स आर देयर? ठीक है, तो सेस्मिक जोन्स जो है वो 5 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेस्मिक जोन्स होता है वो आपका 5 होता है अकॉर्डिंग टू IS 893 से 1962। ठीक है, सेस्मिक जोन मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो होता है, जिसको अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कितना आंसर इसका हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए, मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का वो किस स्केल में मापा जाता है? रिक्टर स्केल में मापा जाता है। रिक्टर स्केल में मापा जाता है। जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, मतलब द प्लेस ऑफ जो ओरिजिन होता है, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। प्लेस ऑफ जो ओरिजिन होता है, और ग्राउंड सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोकस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर बोलते हैं। और सेस्मोलॉजी क्या है? सेस्मोलॉजी क्या है? सेस्मोलॉजी क्या है? अर्थक्वेक जो ब्रांच होता है, अर्थक्वेक को स्टडी करने का जो ब्रांच होता है उसको हम बोलते हैं सेस्मोलॉजी। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर 2 इक्वल कॉलम इज रेस्ट्रिक्टेड देन द शेप ऑफ फुटिंग इज जनरली। तो अगर विड्थ जो है रेस्ट्रिक्टेड होता है तो शेप ऑफ फुटिंग हम लोग रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करते हैं। अगर विड्थ जो है रेस्ट्रिक्टेड होगा तो हम लोग कौन सा फुटिंग प्रोवाइड करेंगे? रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम, इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम द इंड ब्लॉक जोन इन बिटवीन द इंड ऑफ द बीम एंड द सेक्शन वेयर ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये जो आपका पोस्ट टेंशन मेंबर होता है, एक पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम में जो इंड ब्लॉक जोन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एग्जिस्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंकरेज जोन भी बोलते हैं। उस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो जोन होता है उसको हम एंकरेज जोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन रीइंफोर्समेंट इन आरसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार्स। जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है 100 mm के स्पेसिंग पे। अब इसको हम 12 mm से रिप्लेस करना चाहते हैं। मेरे पास 10 mm का रीइंफोर्समेंट नहीं है, तो यहाँ पे स्पेसिंग कितना देना पड़ेगा? तो फार्मूला होता है S2/S1 इक्वल्स टू phi2/phi1 का स्क्वायर होता है। तो हमको क्या निकालना है? स्पेसिंग निकालना है S2। phi2 कितना है? 12 / 10 का स्क्वायर इंटू 100। तो इससे आप वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो 144 mm आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 144 mm। अब देखिए, इन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द हिल स्लैब एक्ट एज ए, जो हिल स्लैब होता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में, वो किस तरह का एक्ट करता है? हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर में एक्ट करता है अंडर द एक्शन ऑफ द वेट ऑफ द रिटेन्ड अर्थ एंड द सॉइल प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम द सॉफिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ लिमिटिंग डिफ्लेक्शन द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन ए रिइंफोर्स कंक्रीट बीम रिजल्ट इन। हाई स्ट्रेंथ अगर हम लोग
यूज करते हैं स्टील, हाई स्ट्रेंथ अगर स्टील यूज करते हैं, हाई स्ट्रेंथ अगर स्टील यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो डेप्थ होता है वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज इन डेप्थ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इंक्रीज इन डेप्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर ये सिविल ज्ञान सिटी चैनल पर नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको जरूर से जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, थोड़ा सा शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर जरूर लाइक करिए। ठीक है, और इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं।